गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बेटा, आज एक न्यू चैप्टर शुरू हम करेंगे। छोटा सा बेटा टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। चैप्टर 3। बेटा चैप्टर 3 है चार्ज ऑफ जीएसटी। चलो बेटा, मेरे साथ साथ जरा हेडिंग सब लिखोगे अपने पास। चैप्टर 3। चैप्टर 3 है चार्ज ऑफ जीएसटी। चैप्टर 3 है आपका चार्ज ऑफ जीएसटी। बेटा इसमें ना हमें जो सेक्शन पढ़ना है वो है बेटा सेक्शन 9, जो कि बेटा एक तरह से एक चार्जिंग सेक्शन है। एक चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में, जो बेसिकली आपको लेवी और कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में बताएगा। ध्यान से बेटा मेरी कुछ बातें समझनी है। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। सब बेटा हेडिंग जरा लिख लो अपने पास। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ बेटा जीएसटी। कॉपी कर लो बेटा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है बेटा, आ जाओ मेरे साथ साथ बेटा, रीडिंग मारेंगे और साथ साथ बेटा समझेंगे। देखो सेक्शन 9, लेवी एंड कलेक्शन। और बेटा जरा पढ़ो क्या कह रहा है वो। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, there shall be levied a tax known as CGST on all intrastate supplies of goods or services or both, except on alcoholic liquor for human consumption। बेटा मैं यहीं पर कुछ बातें लिखूंगा, तो आप मेरे साथ साथ बेटा लिख लेना। मेरी बात सुनो बेटा। बेटा उसने कहा, सेक्शन 9 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, मतलब सबसेक्शन 2 को छोड़ के। ध्यान से सुनना बेटा, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 का मतलब क्या हुआ। सबसेक्शन 2 में जो लिखा है ना उसको छोड़ के देयर शैल बी लेविड अ टैक्स नोन एज सीजीएसटी। तो वो कह रहा है सब सेक्शन 2 में जो लिखा है उसको छोड़ के एक टैक्स लगाया जाएगा नोन एज सीजीएसटी। ठीक है बेटा, किस पे लगाया जाएगा। ऑन ऑल इंट्रास्टेट सप्लाईज। तो वो कहता है सब सेक्शन 2 में जो लिखा है उसको छोड़ के एक टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम है सीजीएसटी। ये टैक्स किस पे लगाया जाएगा। ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे सीजीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और वो मैंने आपको बताया था बेटा, आर्टिकल 366 क्लॉज 12A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बेटा ये आर्टिकल जो है ना ये आपको जीएसटी लगाने की पावर नहीं देता है। किस पे बेटा, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो आज क्या बेटा कभी भी
जीएसटी इंपोज नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाए, अमेंड किया जाए, विच इज नॉट एन इजी टास्क बेटा। तो मैंने बेटा अभी तक आपसे सिर्फ पहला पॉइंट डिस्कस किया है। सुनो, उन्होंने कहा सब सेक्शन 2 में जो लिखा है उसको छोड़ के, क्या लिखा है वो बात की बात है, सब सेक्शन 2 में जो लिखा है उसको छोड़ के आपके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम है सीजीएसटी। ये टैक्स लगाया जाएगा इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट एक चीज पे ये टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा और वो है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, अब बेटा उन्होंने अगली बात क्या कही, ये टैक्स किस पे लगाया जाएगा बेटा, वैल्यू पे, है ना। ये टैक्स किस पे लगाया जाएगा बेटा, वैल्यू पे लगाया जाएगा। अब बेटा ये वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, उसके लिए हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसमें देखेंगे ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी एज पर सेक्शन 15। तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। फिलहाल याद रखो टैक्स किस पे लगेगा बेटा, वैल्यू पे लगेगा, जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे अंडर सेक्शन 15। बात समझ आई। अच्छा अच्छा बेटा, वैल्यू पे लगेगा किस रेट के हिसाब से, एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%। बेटा थोड़ी सी मैं आपसे डिस्कशन करूं इस पे, यहां पर जरा बेटा एक छोटी सी बात मेरी सुनना, और चलो एक फ्रेश पेज पे आपको लिखवा देता हूं। देखो बेटा, चलो एक बार जरा मुझे बताओ, फिलहाल बेटा उन्होंने सेक्शन 9 में क्या क्या बात कही। ठीक है सुनो, पहली बात उन्होंने कही सब सेक्शन 2 को छोड़ के, सब सेक्शन 2 को छोड़ के आपके ऊपर एक टैक्स लगाया जाएगा नोन एज सीजीएसटी, है ना। ठीक है, ये सीजीएसटी लगाया जाएगा ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज, ये टैक्स लगाया जाएगा ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज। ठीक है, इंट्रास्टेट सप्लाईज पे लगाया जाएगा। अब वो इंट्रास्टेट सप्लाईज गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, या दोनों की हो। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेटा एक चीज पे टैक्स सीजीएसटी नहीं लगाया जाएगा, और वो कौन सा है बेटा, सिंपल शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिकर। लिकर पे बेटा जीएसटी इंपोज नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी इंपोज करने की पावर लिकर पे बेटा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देता है। तो पहला जो पॉइंट था, पहला जो क्लॉज था, उसमें तो बेटा ये बात लिखी हुई थी कि एक टैक्स लगाया जाएगा नोन एज बेटा सीजीएसटी, किस पे लगाया जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाईज पे ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट लिकर पे नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लिकर पे सीजीएसटी इंपोज करने की पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देता है। अच्छा चलो, ये तो एक बात हो गई। फिर सेकंड बात उन्होंने कही, ये सीजीएसटी ठीक है किस पे लगाया जाएगा बेटा, वैल्यू पे। ये सीजीएसटी किस पे लगाया जाएगा बेटा, वैल्यू पे। सीजीएसटी जो कैलकुलेट होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा बेटा, वैल्यू पे। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16। पॉइंट बताओ बेटा, बात समझ आ रही है। सेक्शन 15 ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16। अच्छा बेटा एक बात मैं आपसे और करूं, अगर मैं आपसे पूछूं एक सिंपल फॉर्मूला कि जीएसटी का अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा, वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स, है ना। वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा ना। भाई वैल्यू को आप रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जीएसटी आ जाएगा।
वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? जीएसटी। चलो बेटा आ जाओ थर्ड पॉइंट। अब मुझे बताओ बेटा, उन्होंने कहा सीजीएसटी किस पे लगाया जाएगा? वैल्यू पे। मल्टीप्लाई बाय, वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा जीएसटी निकालने के लिए? रेट ऑफ टैक्स से। रेट ऑफ टैक्स से। अब बेटा इंडिया में बेटा अलग अलग रेट ऑफ टैक्स चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बेटा आइडिया दे देता हूं। इंडिया में बेटा गुड्स पे टोटल बेटा 6 रेट ऑफ टैक्स है जो गुड्स पे है। और बेटा सर्विसेज की अगर बात करी जाए तो बेटा सर्विसेज पे टोटल रेट ऑफ टैक्स जो इंडिया में है वो बेटा 4 है। लिख लो पहले। गुड्स पे बेटा टोटल रेट ऑफ टैक्स कितने हैं? 6 बेटे। और सर्विसेज पे टोटल रेट ऑफ टैक्स हैं 4। बेटा गुड्स पे टोटल रेट ऑफ टैक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? 0.125%, 1.5%, 2.5%, 6%, 9% और 14%। बेटा इंडिया में ना अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लगते हैं। 0.125 लगता है, 1.5 लगता है, 2.5 लगता है, 6.5, 9 और 14। और बेटा ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बड़ी, ये जो मैं रेट आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ बेटा सीजीएसटी के रेट्स हैं। ये सिर्फ सीजीएसटी के रेट्स पढ़ा रहा हूं बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं आपको जो ये बता रहा हूं ना सेक्शन 9, ये सेक्शन 9 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो मैं जो रेट्स आपको बता रहा हूं ये सीजीएसटी के हैं बेटा। इक्वल रेट्स एसजीएसटी के भी लगेंगे, यानी 0.125% सीजीएसटी, 0.125% एसजीएसटी। सेम 1.5% सीजीएसटी, 1.5% एसजीएसटी, मतलब टोटल 3%। 2.5, 2.5, 5%, 6, 6, 12, 9, 9, 18, 14, 14, 28। तो मैं आपको ये रेट सिर्फ सीजीएसटी के बता रहा हूं, इक्विवेलेंट रेट्स एसजीएसटी के भी होंगे। और बेटा सर्विसेज पे टोटल 4 रेट ऑफ टैक्स कौन कौन से हैं? 2.5, 6, 9 और 14। ठीक है, तो यहां पर लिखना सर्विसेज पे बेटा जो रेट ऑफ टैक्स हैं वो हैं 2.5, 6, 9 और 14। ये रेट ऑफ टैक्स हैं बेटा जो सर्विसेज पे हैं। और ये बेटा सीजीएसटी के रेट्स हैं। ये सीजीएसटी के रेट्स हैं। मैं नीचे एक लाइन में आपको लिखवा देता हूं बेटा, इक्विवेलेंट रेट्स ऑफ SGST shall also be applicable. Equivalent rates of SGST shall also be applicable. ठीक है बेटा, कॉपी कर लो बच्चे। तो SGST के भी इक्विवेलेंट रेट्स अप्लाई करेंगे बेटा। तो 0.125 CGST, 0.125 SGST। सब बताओ बेटा, क्लियर? अब उन्होंने एक बात और कही है बेटा, सुनो उन्होंने क्या बात कही है। सीजीएसटी का बोल रहा हूं, मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा। लेकिन करंटली जो मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी लगाया जा रहा है वो 14% ही है। लेकिन हाँ सेक्शन 9 कहता है कि 14% से ज्यादा का सीजीएसटी रेट नहीं हो सकता बेटा। तो 20% सीजीएसटी का, 20% एसजीएसटी का, मतलब 40% से ज्यादा का टैक्स इंपोज नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल
20% CGST इंपोज किया नहीं जा रहा है, किया कितना जा रहा है बेटा? 14% मैक्सिमम। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा, अगली बात उन्होंने क्या क्या कही है। अगली बात उन्होंने कही है, as may be notified by government on recommendation of GST काउंसिल। तो जो भी रेट्स ऑफ टैक्स होंगे वो गवर्नमेंट आपको नोटिफाई कर देगी बेटा, आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम जीएसटी काउंसिल। ठीक है, फिर आगे वो क्या कह रहा है, कलेक्टेड इन सच मैनर as may be prescribed and shall be paid by taxable person। बेटा एक वर्ड आता है, कहीं कहीं कई जगह पे बेटा ये वर्ड आता है टैक्सेबल पर्सन। बेटा पता है ये टैक्सेबल पर्सन बेटा कौन होता है? मैं यहां पर लिखवाता हूं बेटा आपको, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। बेटा अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है बेटा, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल बात बेटा। हु इज अ टैक्सेबल पर्सन? बेटा टैक्सेबल पर्सन पता है क्या होता है? बेटा टैक्सेबल पर्सन वो होता है जिसने जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा है, या फिर वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है लेकिन अभी तक उसने लिया नहीं है। तो बेटा टैक्सेबल पर्सन वो हुआ जो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, या जो लायबल है फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन बट उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया नहीं है। तो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन वो है जो ऑलरेडी, बताओ, या तो क्या है, रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, या फिर जो लायबल फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड है, लायबल फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड है बट नॉट येट रजिस्टर्ड, बट नॉट येट रजिस्टर्ड। वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल है। ठीक है, कौन लायबल होता है बेटा, आगे की बात है। लायबल है वो, लेकिन उसने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है बेटा। तो टैक्सेबल पर्सन वो है जो रजिस्ट्रेशन ले चुका है, या फिर जो लायबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन अभी तक लिया नहीं है। तो बेटा आपका जो सेक्शन 9 है ना, वो साफ साफ एक बात कहता है, वो कहता है, ध्यान से सुनना बेटा, वो कहता है जो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या जो लायबल है फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड, वो ही, ध्यान से सुनना, वो ही रेसिपिएंट से क्या कर सकता है, जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, और वो ही सरकार के खाते में वो जीएसटी जमा करवा सकता है। तो याद रखना बेटा, जीएसटी कलेक्ट कौन कर सकता है बेटा? ओनली वही जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, या फिर हु इज लाइबल फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड, वो जीएसटी ले सकता है, और वही पर्सन वो जीएसटी आगे सरकार के खाते में जमा करवा सकता है। यानी एक बात समझो, अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, जो ना लायबल है ना उसने ले रखा है, वो बेटा ना तो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, ना वो सरकार के पास जीएसटी जमा करवा सकता है। तो मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी
and neither can deposit GST with गवर्नमेंट। तो ना तो वो जीएसटी बेटा कलेक्ट कर सकता है, ना वो जीएसटी बेटा सरकार के पास जमा करवा सकता है। जीएसटी कलेक्ट सिर्फ कौन कर सकता है? रजिस्टर्ड पर्सन। और जमा भी कौन करवा सकता है? सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन। बताओ बेटा, ये आपका पूरा सेक्शन 9 बेटा क्लियर हुआ, और सबसे ऊपर लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। मतलब ये जो क्लॉज ए है, ये सब क्लॉज 1 है, ये सबसेक्शन 1 पे, सबसेक्शन 1 जो है वो सबसेक्शन 2 पे अप्लाई नहीं करेगा बेटा। सबसेक्शन 2 को छोड़ के एक टैक्स लगाया जाएगा नोन एज सीजीएसटी। कॉपी करा बेटा सबने? कर लो कॉपी, फिर आगे चलते हैं बच्चे। देखिए बेटे, देखो उन्होंने कहा था सबसेक्शन 2 में जो लिखे हुए हैं, जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के। अब देखो सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, डीजल, मोटर स्पिरिट, बेटा मोटर स्पिरिट पेट्रोल होता है, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied from such date as may be notified by government on recommendation of the council। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, काम की बात बेटा, एमसीक्यू में आ सकती है बेटा। इन 5 चीजों पे ना, इन 5 चीजों पे बेटा करंटली, प्रेजेंटली बेटा जीएसटी, इन 5 चीजों पे प्रेजेंटली जीएसटी बेटा लेवी नहीं हो रहा है। कौन सी 5 चीजों पे बेटा? पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। 5 चीजें ऐसी हैं जिन पे करंटली जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है। बेटा एक बात बताओ, देखा जाए तो टोटल बेटा 6 चीजें हैं, टोटल बेटा 6 चीजें हैं जिन पे जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है। सुनो, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। बेटा मैंने क्या कहा? करंटली कितनी चीजें हैं जिन पे जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में बेटा एक तो आता है लिकर, जिस पे बेटा जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है ना। और बेटा 5 चीजें ये भी आ गई ना, कौन कौन सी? क्रूड पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, और बेटा एविएशन टरबाइन फ्यूल। इन पे बेटा जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है, इन 5 चीजों पे बेटे। टोटल 6 चीजें हैं बेटा जिन पे जीएसटी लेवी नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा एक डिफरेंस है बेटा, लिकर पे तो ना, लिकर पे जीएसटी लगाने की पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ही नहीं दी है बेटा। आर्टिकल 366 क्लॉज 12 है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर नहीं देता बेटा, तो गवर्नमेंट इंपोज कर ही नहीं सकती। लेकिन इन 5 पे जीएसटी लगाने की पावर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने बेटा दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन बेटा फिलहाल गवर्नमेंट इन पे जीएसटी इंपोज नहीं कर रही है बेटा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है बच्चे, लेकिन गवर्नमेंट करंटली इन पे जीएसटी इंपोज नहीं कर रही है, लेवी नहीं कर रही है बेटा, इन 5 चीजों पे। फिर बेटा आपको याद है मैंने आपको चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में बताया था कि लिकर पे बेटा जीएसटी नहीं लग रहा है,
तो क्या लग रहा है फिर बेटा? वही लग रहा है जो पहले लगता था। एक्साइज ड्यूटी लगती थी लिकर के मैन्युफैक्चरिंग पे, और वैट ऑब्लिक सीएसटी लगता था सेल्स पे। और बेटा ये एक्साइज ड्यूटी किसकी जेब में जाती थी बेटा? स्टेट की जेब में। और वैट और सीएसटी तो वैसे भी स्टेट का ही होता है बेटा। तो एक्साइज ड्यूटी तो लिकर पे वही चीजें लग रही है बेटा जो पहले लग रही थी। एक्साइज ड्यूटी लगती थी जो स्टेट की जेब में जाती थी, और वैट सीएसटी लगता था वो भी स्टेट की जेब में जाता था, अभी भी ऐसा ही है। अब वही बात आती है ना फिर, इन पांचों पे अगर जीएसटी नहीं लग रहा है करंटली तो क्या लग रहा है बेटा? वही लग रहा है जो पहले लग रहा था। और इन पांचों पे बेटा पहले लग रही थी एक्साइज ड्यूटी, इनके मैन्युफैक्चरिंग पे, और वैट सीएसटी इनकी सेल्स पे। बेटा यहां पर एक चेंज है, इन पे जो एक्साइज ड्यूटी आती है ना बेटा, वो स्टेट के जेब में नहीं जाती। इन पे जो एक्साइज ड्यूटी आती है वो सेंट्रल की जेब में जाती है। कायदे में बेटा एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल का ही रेवेन्यू है। हां बस लिकर के केस में एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल की जगह बेटा स्टेट में के पास जाती है। तो इन पांचों चीजों पे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल की जेब में जाएगी, और वैट सीएसटी बेटा वो स्टेट की जेब में जाएगा। तो इन पे वही लगाया जा रहा है बेटा जो पहले लगाया जा रहा था। तो ये हो सकता है बेटा एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाए आपसे। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? पक्का? हाँ। फिर ये मत सोचना कि नॉन टैक्सेबल में बेटा यही आती हैं, 6 चीजें तो ये हैं, प्लस बेटा कल आपने शेड्यूल 3 भी तो किया था, वो भी तो नॉन टैक्सेबल है। क्या था शेड्यूल 3? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस नाइदर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें वो था सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, फ्यूनरल बरियर क्रिमेशन की जो सर्विसेज हैं, उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बेटिंग गैम्बलिंग, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, वो सब था। वो भी नॉन टैक्सेबल है बेटा, उन पे भी जीएसटी लेवी नहीं होता है। इनफैक्ट उन्हें तो सप्लाई ही नहीं माना गया है बेटा, वो तो सप्लाई ही नहीं है। बताओ बेटा, मेरे को बात समझ आई सबको? क्लियर हुआ बेटा सबको? आगे चलें। ये आपका बेटा सबसेक्शन 2 हो गया। ठीक है, तो याद रखना सबसेक्शन 1 क्या कह रहा था? सबसेक्शन 2 को छोड़ के एक टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम सीजीएसटी है। किस पे लगाया जाएगा? इंट्रास्टेट सप्लाईज पे ऑफ गुड सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट लिकर पे नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, वैल्यू पे लगेगा। वो वैल्यू निकालोगे एज पर सेक्शन 15। रेट ऑफ टैक्स क्या होंगे वो मैंने आपको बताया। हाउ एवर मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स जो सीजीएसटी का हो सकता है वो 20% हो सकता है। इट शैल बी कलेक्टेड एंड पेड बाय टैक्सेबल पर्सन। मुझे बताओ बेटा, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 बेटा सबको क्लियर हुए? पक्का? चले आगे। चलो बेटा, बेटा सबसेक्शन 3 और 4 ना बेटा थोड़ा सा जरा समझने वाले, मतलब समझाना अभी ज्यादा कुछ बातें नहीं है उसमें। आगे आपको इनके बारे में कुछ बातें और बताऊंगा बेटा। फिलहाल मेरी ना एक छोटी सी बात बेटा सुनना, और एक रीडिंग मारते हैं पहले। द गवर्नमेंट मे ऑन द recommendation of council by notification specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid under reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both। रिवर्स चार्ज बेसिस अभी देखते हैं बेटा। फिर 9 सबसेक्शन 4 पढ़ो। सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय सच पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। फिर से है बेटा रिवर्स चार्ज। तो अगले जो 2 सेक्शन है ना बेटा, दोनों में रिवर्स चार्ज की बात हुई है। क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं बेटा। रिवर्स चार्ज, ठीक है, चलो आओ बेटा मेरे साथ साथ, ध्यान से बेटा सुनना है।
रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज। अच्छा बेटा, बेटा रिवर्स चार्ज के ना हमें दो सेक्शंस पढ़ने हैं। रिवर्स चार्ज के हमें दो सेक्शंस पढ़ने हैं बेटा। एक तो है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ठीक है, और एक है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। ये दो सेक्शंस हैं बेटा रिवर्स चार्ज के जो हमें पढ़ने हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। 9(3) और 9(4). बेटा रिवर्स चार्ज से पे आने से पहले ना बेटा मैं आपको एक नॉर्मली क्या होता है बेटा वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा बेटा। रिवर्स चार्ज पे बाद में आते हैं, मेरी बात सुनना, एक पेज छोड़ना बेटा। बेटा नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मल केस, नॉर्मली बेटा क्या होता है? देखो बेटा, ये सप्लायर है बेटा और ये बेटा रेसिपिएंट है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा? नॉर्मली बच्चे सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है, ठीक है। सप्लाई गुड्स की हो सकती है, सर्विस की हो सकती है, दोनों की हो सकती है। अच्छा, वो सप्लाई वो रेसिपिएंट से क्या चार्ज करता है? जीएसटी चार्ज करता है। रेसिपिएंट सप्लायर को क्या पे करता है? कंसिडरेशन, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। सप्लायर रेसिपिएंट से कंसिडरेशन चार्ज करता है इंक्लूडिंग जीएसटी। अब बेटा जैसे सपोज 10,000 रुपए का कंसिडरेशन था, उसमें से एग्जांपल 2,000 रुपए का जीएसटी था, तो सप्लायर क्या करेगा? 8,000 रुपए तो अपनी जेब में रख लेगा और बाकी 2,000 वो बेटा किसके खाते में जमा करवा देगा? बेटा वो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देगा। तो वो जीएसटी का पैसा किसके खाते में जमा करवा देगा? बेटा गवर्नमेंट के खाते में वो जीएसटी का पैसा जमा करवा देगा। मैं बेटा आपसे एक बात पूछूंगा, इनफैक्ट दो बातें पूछूंगा। पहले मुझे बताओ, इस जीएसटी का बर्डन किसके कंधों पे पड़ा? बेटा जीएसटी गया किसकी जेब से? रेसिपिएंट की जेब से गया ना, तो बर्डन पड़ा रेसिपिएंट के ऊपर। और बेटा सरकार तक पहुंचाने की लायबिलिटी किसकी है? बेटा सप्लायर की, है ना। रेसिपिएंट तो जीएसटी का अमाउंट किसको दे देता है? सप्लायर को। सप्लायर वो जीएसटी आगे जमा करवाता है बेटा गवर्नमेंट के पास। और यही तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने याद करो, मैंने बताया था आपको, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? जिसमें जिसमें burden of tax and liability to pay is of different person, is of different person, ठीक है बेटा। ये नॉर्मली ऐसा होता है। बात समझ आई? रेसिपिएंट जीएसटी बेटा सप्लायर को देता है और सप्लायर वो जीएसटी आगे जमा करवा देता है गवर्नमेंट के पास, है ना। ऐसा ही केस होता है। कॉपी करो बेटा इसे, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाट इज रिवर्स चार्ज। बेटा इसे ना नॉर्मल केस को हम फॉरवर्ड चार्ज भी कहते हैं। फॉरवर्ड चार्ज मतलब नॉर्मली जो होता है फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है बेटा। अच्छा अब सुनो बेटा, व्हाट इज रिवर्स चार्ज। पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 देखना बेटा, व्हाट इज रिवर्स चार्ज। बेटा रिवर्स चार्ज में क्या होता है? सप्लायर है, रेसिपिएंट है, ठीक है बेटा। सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है गुड्स की, सर्विसेज की, या दोनों की, ठीक है। बदले में बेटा रेसिपिएंट
सप्लायर को क्या पे करता है? कंसिडरेशन। रेसिपिएंट सप्लायर को क्या पे करता है बेटा? कंसिडरेशन। लेकिन आपको पता है बेटा, दिस इज रिवर्स चार्ज। मुझे एक बात बताओ, फॉरवर्ड चार्ज में बेटा, फॉरवर्ड चार्ज में सरकार तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी बेटा? सप्लायर की थी ना। सप्लायर ने जमा करवाया था बेटा गवर्नमेंट के पास। नाउ दिस इज रिवर्स चार्ज। अपने आप बताओगे बेटा, इस रिवर्स चार्ज में क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा, सुनो। आपको पता है रेसिपिएंट सप्लायर को जो कंसिडरेशन देगा ना, वो बेटा एक्सक्लूडिंग जीएसटी देगा, ना कि इंक्लूडिंग जीएसटी। यहां पर उसने जो कंसिडरेशन दिया था बेटा, वो इंक्लूडिंग जीएसटी दिया था, और सप्लायर ने वो जीएसटी जमा करवा दिया था गवर्नमेंट के पास। अब रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट सप्लायर को जो कंसिडरेशन देगा वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी देगा, और रेसिपिएंट पता है क्या करेगा? रेसिपिएंट जीएसटी का पैसा सप्लायर को देने के बजाय वो पैसा सीधे बेटा गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देगा। तो रेसिपिएंट जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को देने के बजाय वो पैसा सीधे बचे गवर्नमेंट के खाते में क्या करवा देगा? जमा करवा देगा। तो बेटा एक तरह से देखा जाए तो बात तो वही आ जाती है ना, रेसिपिएंट पहले सप्लायर को देगा, सप्लायर फिर गवर्नमेंट को देगा। लॉन्ग कट काय को यूज करना? रेसिपिएंट सप्लायर को देने के बजाय सीधे वो पैसा किसके खाते में जमा करवा दे? गवर्नमेंट के खाते में। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज। ये बेटा आपका रिवर्स चार्ज होता है, ठीक है। इसे हम बेटा नाम देते हैं रिवर्स चार्ज। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि फॉरवर्ड चार्ज में और रिवर्स चार्ज में बेटा डिफरेंस कहां पर है और सिमिलैरिटी क्या है, सुनो मेरी बात सुनना बेटा। बर्डन ऑफ टैक्स, बेटा टैक्स का बर्डन यहां पर भी रेसिपिएंट के कंधों पे आया था बेटा, और यहां पर भी बर्डन तो रेसिपिएंट को ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी जाएगा तो रेसिपिएंट की जेब से ही। बस डिफरेंस है बेटा, सरकार तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी बेटा अब सप्लायर की नहीं होगी। जिम्मेदारी किसकी होगी? उस रेसिपिएंट की ही जिम्मेदारी होगी। सरकार तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी बेटा? रेसिपिएंट की ही जिम्मेदारी होगी। पक्का बताओ, डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा बिटवीन फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज? तो बेटा देखा जाए ना, देखा जाए तो बर्डन, टैक्स का बर्डन तो बेटा रेसिपिएंट के कंधों पे ही पड़ रहा है, फॉरवर्ड चार्ज में भी और रिवर्स चार्ज में भी। बस इतना फर्क आ गया है कि सरकार तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सप्लायर की नहीं है, अब रेसिपिएंट की है। बेटा इसका इफेक्ट पता है क्या पड़ेगा? जो फॉर्मेलिटीज है ना, वो बेटा अब सप्लायर को फुलफिल नहीं करनी पड़ेंगी। फॉर्मेलिटीज को पूरा किसको करना पड़ेगा बेटा? रेसिपिएंट को। मतलब अगर मैं पूछूं जीएसटी में बेटा रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा? रेसिपिएंट को लेना पड़ेगा। जीएसटी की रिटर्न्स, बेटा रिटर्न्स जाती हैं, वो किसको जमा करनी पड़ेंगी बेटा? रेसिपिएंट को जमा करनी पड़ेंगी, एटसेट्रा। मतलब जितनी भी फॉर्मेलिटीज है ना, जो वैसे सप्लायर पूरी करता, अब बेटा वो पूरी किसको करनी पड़ेंगी? वो रेसिपिएंट को पूरी करनी पड़ेंगी। बस इतना फर्क है। बाकी बर्डन पहले भी रेसिपिएंट के ऊपर आता था, बर्डन अब भी बेटा रेसिपिएंट के ऊपर ही आएगा। बात समझ आई? अब बेटा एक एक सवाल मेरा और आता है, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, सर क्या ये रिवर्स चार्ज सब सब गुड्स पे, सब सर्विसेज पे लगता है क्या? नहीं बेटा, गवर्नमेंट ने ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कुछ गुड्स, कुछ सर्विसेज नोटिफाई कर रखी हैं जिन पे बेटा रिवर्स चार्ज लगेगा। तो समझना, रिवर्स चार्ज बेटा सब पे नहीं लगेगा,
रिवर्स चार्ज कुछ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, सब पे नहीं लगेगा बेटा रिवर्स चार्ज। तो जो नोटिफाइड हैं उन पे रिवर्स चार्ज, जो नहीं है उन पे फॉरवर्ड चार्ज। तो जो गुड्स जो सर्विसेज बेटा नोटिफाइड है उन पे रिवर्स चार्ज लगेगा, बाकी उस सब पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अब एक बात और आती है, सर ये कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड हैं? अभी नहीं बेटा, वैसे आपके ना स्टडी मटेरियल में वो चैप्टर 3 में ही दे रखा है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, बाद में करेंगे आराम से। नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, कौन कौन से वो गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड हैं जिन पे बेटा रिवर्स चार्ज लगता है। पहले मुझे बताओ, रिवर्स चार्ज का बेटा मतलब समझाना मेरा मोटिव था। क्लियर हुआ सबको? सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 करा है बेटा, कॉपी करो बेटे, फिर आगे चलते हैं। करें बेटा? अब आ जाओ बेटा 9 सब सेक्शन 4 क्या कहता है। बेटा है ये 9(4) भी ना, है तो ये भी रिवर्स चार्ज का ही, मतलब बात तो वही है, बस चेंज क्या है अब सुनना। अब बेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, सुनो बेटा। कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, आप लोग पूरा लिख लेना बेटा। अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, मतलब वो सप्लायर जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं ले रखा है, जरूरत ही नहीं है, उतना टर्नओवर ही नहीं है उसका। और ये बेटा एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, आप लोग पूरा लिखना बेटा। अनरजिस्टर्ड सप्लायर और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अब उन्होंने क्या कहा, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर ने सप्लाई करी गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों की, किसको बेटा? रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, तो बेटा उस पे भी क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब बेटा गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी बेटा किसकी होगी? रेसिपिएंट की होगी, ना कि सप्लायर की होगी। तो गवर्नमेंट तक जीएसटी पहुंचाने की जिम्मेदारी बेटा किसकी होगी? रेसिपिएंट की। सब बताओ बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, शर्तें यहां पर क्या हैं? सप्लायर अनरजिस्टर्ड होना चाहिए, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को गुड्स सर्विसेज दोनों की सप्लाई करता है तो बेटा उस पर रिवर्स चार्ज आएगा, और जीएसटी सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? रेसिपिएंट की होगी। बेटे बेटा बात समझ आई सबको? पक्का समझ आया? अच्छा, फिर से वही बात है, क्या सर ये हमेशा अप्लाई होगा? नहीं बेटा, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज हैं बेटा, जिन पे सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 क्या करता है बेटा? अप्लाई करता है। क्या है वो? बात की बात है अभी। तो अभी तो बेटा हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं चीजों का, अभी मैं ये एग्जांपल्स वगैरह भी नहीं दे रहा हूं। बात समझ आई बेटा? कॉपी करो। तो ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जिन पे बेटा रिवर्स चार्ज लगता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4। समझ आया बेटा? फिर हमारे लास्ट सेक्शन पे चलते हैं। सब बताओ बेटा, रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो बेटा रिवर्स चार्ज में याद रखना, बर्डन ऑफ टैक्स तो पहले भी रेसिपिएंट पे था, अब भी रेसिपिएंट पे, बस कॉम्प्लायंस की जो फॉर्मेलिटीज है ना, वो सब बेटा सप्लायर के ऊपर से शिफ्ट करके किसके ऊपर कर दी हैं? रेसिपिएंट के ऊपर। मतलब सरकार तक टैक्स पहुंचाने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की है। रजिस्ट्रेशन किसको लेना पड़ेगा बेटा? रेसिपिएंट को लेना पड़ेगा। रिटर्न्स वगैरह सब किसको भरनी पड़ेंगी बेटा? रेसिपिएंट को भरनी पड़ेंगी।
तो कंप्लायंस फॉर्मेलिटी सप्लायर के ऊपर से शिफ्ट करके बेटा रेसिपिएंट के ऊपर कर दी गई है। ठीक है बच्चे, चलो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे बेटा, लास्ट सबसेक्शन पे, सबसेक्शन 5। द गवर्नमेंट may notify specific categories of services, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by ECO, shall be paid by ECO, if such services are supplied through it. All the provisions of the relevant GST law shall apply to such ECO as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supplying of such services. ध्यान से समझना बेटा, और बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट केस है। खैर उतना ज्यादा बेटा ये केस आपके इंटरमीडिएट लेवल पे कवर्ड नहीं है इको का केस, लेकिन बेटा समझेंगे जरूर एक बार। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 इको। बेटा इको स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इको स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ध्यान से सुनना बेटा, बेटा अब ये पहले हमने ये ना समझ लेते हैं ये इको क्या होता है बेटा। इको क्या होता है बेटा? इको is an electronic platform. ECO is an electronic platform which assists the supplier, which assists the supplier of goods, services or both in supply, which assists the supplier of goods, services or both in making supply to recipient, in making supply, in making supply to recipient। ध्यान से बेटा मेरी बात समझनी है, बहुत सिंपल है, हम रोजमर्रा की लाइफ में बेटा ये चीजें होती हैं। सुनो बेटा, इको क्या है बेटा? इको ना एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली सप्लायर को और रेसिपिएंट को आपस में बेटा कनेक्ट करता है। तो इको इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो सप्लायर और रेसिपिएंट को बेटा आपस में कनेक्ट करता है। जैसे बेटा फ्लिपकार्ट, जैसे बेटा फ्लिपकार्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, आप फ्लिपकार्ट पे कोई जीन्स खरीदते हो फॉर एग्जांपल, मुझे बताओ वो जीन्स डज इट बिलोंग टू फ्लिपकार्ट? क्या वो फ्लिपकार्ट की मैन्युफैक्चरिंग है बेटा वो जीन? क्या वो फ्लिपकार्ट ने मैन्युफैक्चर करी है बेटा जब जीन्स? नहीं बेटा, बेटा एक्चुअल में ना फ्लिपकार्ट एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को बेटा आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है बेटा। याद रखना फ्लिपकार्ट पे जो भी सामान है बेटा दैट डज नॉट बिलोंग टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कुछ नहीं, एक माध्यम है जो बेटा सप्लायर और रेसिपिएंट को जोड़ रहा है। इसे इको क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? वो माध्यम ऑनलाइन डिजिटली काम करता है, इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है, फिजिकली काम नहीं करता है। तो मुझे बताओ फ्लिपकार्ट एक माध्यम है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट। तो हम फ्लिपकार्ट को बेटा क्या नाम देते हैं? इको। बेटा अपना फ्लिपकार्ट पे अगर आप थोड़ा सा सोचो तो बेटा फ्लिपकार्ट पे होता क्या है? देखो होता क्या है बेटा, जो रेसिपिएंट होता है
वो ऑर्डर प्लेस करता है फ्लिपकार्ट की साइट पे, ठीक है। फ्लिपकार्ट वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर देती है बेटा सप्लायर को, फ्लिपकार्ट वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर देती है सप्लायर को, और सप्लायर गुड्स भेजता है फ्लिपकार्ट को, सप्लायर गुड्स भेजता है फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट वो गुड्स डिलीवर कर देती है रेसिपिएंट को, गुड्स डिलीवर टू रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट से बेटा फिर फ्लिपकार्ट क्या कलेक्ट कर लेती है, कंसिडरेशन, ठीक है। और पता है फ्लिपकार्ट बेटा फिर क्या करती है, उस कंसिडरेशन में से अपनी कमीशन काट लेती है बेटा। कमीशन लेगी या नहीं, बिल्कुल लेगी बेटा। फ्लिपकार्ट उसमें से अपनी बेटा कमीशन काट लेती है और बाकी पैसा वो सप्लायर को रेमिट कर देती है, ठीक है बेटा। ये पूरा सिस्टम है जिस तरह से बेटा इको चलता है। रेसिपिएंट ने ऑर्डर प्लेस करा, फ्लिपकार्ट वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर देती है सप्लायर को, सप्लायर गुड्स फ्लिपकार्ट के पास भेज देता है, फ्लिपकार्ट पैकिंग पुकिंग करके रेसिपिएंट के पास भेज देती है। अब सुनो, रेसिपिएंट पैसा देगा फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट उसमें से कमीशन काट लेगी और बाकी पैसा बेटा सप्लायर के अकाउंट में खाते में जमा करवा देगी। तो इस तरीके से बच्चे आपका ना इको ऑपरेट करता है। अब बेटा ऐसे ही ना मेक माई ट्रिप, तो बेटा अगर मैं मेक माई ट्रिप का एग्जांपल लूं, मेक माई ट्रिप का बेटा, तो बेटा मेक माई ट्रिप भी एक बेटा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को आपस में बेटा क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो एमएमटी भी कुछ नहीं बेटा इको है। अब मुझे बताओ एमएमटी पे सुनो, मुझे बेटा फ्लाइट की टिकट्स बुक करानी है, ठीक है, सपोज एयर इंडिया की, तो बेटा एयर इंडिया क्या हो गया, सप्लायर, और बेटा मैं क्या हो गया, रेसिपिएंट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं एमएमटी की साइट पे जाऊंगा, ठीक है, टिकट बुक कराऊंगा, जो भी टिकट का पैसा होगा वो मैं एमएमटी को पे कर दूंगा, और एमएमटी बेटा वो पैसा आगे रेमिट कर देगी किसको, एयर इंडिया को, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग इट्स कमीशन। अब बेटा जो एयर इंडिया है ना, वो अपने सर्वर में मेरी टिकट को बेटा क्या कर देगी, अपडेट कर देगी, एयर इंडिया टिकट बुक कर देगी बेटा। तो बेटा बेसिकली एमएमटी कुछ नहीं है बेटा, वो एक प्लेटफॉर्म है जो सप्लायर को और रेसिपिएंट को आपस में क्या करता है, कनेक्ट। अच्छा मैं एक बात पूछूं बेटा आपसे, अगर मैं एयर इंडिया की साइट पे जाके एयर इंडिया की टिकटें बुक करवाऊं, ध्यान से समझना बेटा, एयर इंडिया की साइट पे जाके एयर इंडिया की टिकटें बुक कराऊं, तो क्या एयर इंडिया बेटा इको है, नहीं बेटा एयर इंडिया इको नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा इको एक माध्यम है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को आपस में बेटा कनेक्ट करता है। अगर मैं एयर इंडिया की साइट पे जाके एयर इंडिया की टिकटें बुक करवाता हूं, तो एयर इंडिया तो खुद ही सप्लायर है, वो मुझे रेसिपिएंट से क्या कनेक्ट करेगा। बात समझो मैं जो कह रहा हूं बेटा, इको एक प्लेटफॉर्म है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को कनेक्ट करता है। अगर एयर इंडिया खुद ही इको है, यानी मैं अगर एयर इंडिया की साइट पे जाके एयर इंडिया की टिकटें बुक करवाता हूं, तो एयर इंडिया इको नहीं होगी, क्योंकि एयर इंडिया तो खुद ही सप्लायर है, और सप्लायर बेटा इको नहीं होगा। बात बताओ मैंने जो कही वो समझ आई। तो इको बेटा एक माध्यम है जिससे आप सप्लायर और रेसिपिएंट को क्या कर सकते हो, कनेक्ट बेटा। एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आप ले लो मुझसे। ओयो, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो ओयो रूम्स हैं, क्या ये रूम्स बेटा ओयो के हैं, बेटा ओयो के थोड़ी ना है, ये तो अलग अलग होटल ओनर्स के रूम्स हैं। तो बेसिकली ओयो क्या कर रहा है बेटा, ओयो सप्लायर और रेसिपिएंट को, होटल ओनर्स को और कस्टमर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है।
तो मेरे को अगर रूम बुक कराना है तो मैं ओयो की साइट पे जाऊंगा। ओयो इस बात की जानकारी किसको दे देगा बेटा? सप्लायर को दे देगा। ठीक है बेटा। मैं पैसा किसको दूंगा बेटा? मैं पैसा दूंगा ओयो को। ओयो बेटा उस पैसे में से अपनी क्या काट लेगा? कमीशन काट लेगा, और बचा हुआ पैसा बेटा किसको दे देगा? सप्लायर को, होटल ओनर को। तो ये जो ओयो है ये एक माध्यम है जो होटल को और कस्टमर को बेटा आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। अगर बेटा मैं होटल की साइट पे जाके होटल का रूम, उसी होटल का रूम बुक कराऊं, तो बेटा उस होटल को आप इको नहीं कह सकते, क्योंकि होटल खुद ही क्या है? सप्लायर है बेटा। तो होटल इको नहीं बनेगा। ऐसे ही बचे ओला, उबर। अब अपने आप बताओ, ये बेटा ओला उबर ये क्या करते हैं? ये बेटा कुछ नहीं, ये जितने भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको और बेटा पैसेंजर्स को आपस में क्या करते हैं बेटा? कनेक्ट करते हैं। तो अगर मुझे बेटा ओला बुक करानी है तो मुझे किसकी ऐप पे जाना पड़ेगा बेटा? ओला की ऐप पे जाना पड़ेगा। ओला इस बात की जानकारी बेटा किसको दे देगी? सप्लायर को। आप पेमेंट किसको करोगे? ओला को। ओला उसमें से काट लेगी अपनी कमीशन, और बाकी पैसा बेटा किसको रेमिट कर देगी? सप्लायर को रेमिट कर देगी। तो ये ओला उबर क्या है बेटा? ये इको है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को आपस में बेटा क्या करता है? कनेक्ट करता है। सब बताओ, बात समझ आई? सब बताओ बेटा, बात समझ आई? पहले कॉपी करो, फिर मैं 9 सबसेक्शन 5 क्या कहता है वो समझाता हूं। अभी तो मैंने इको का सिर्फ आपको मतलब बताया है। मंत्रा, Amazon, फ्लिपकार्ट, आप दुनिया भर की बेटा जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, ये सब आपके बेटा क्या हैं? आपके इको हैं। ये सप्लायर और रेसिपिएंट को ज्वाइन करने का बेटा क्या करते हैं? उन्हें कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, आओ बेटा, अब आते हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 क्या कहता है। ध्यान से जो मैं कहूंगा वो सुनना बेटा। गवर्नमेंट ने ना सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में कुछ सर्विसेज बेटा क्या कर रखी हैं? नोटिफाई। मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कुछ सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज, नॉट गुड्स, सिर्फ सर्विसेज को नोटिफाई किया गया है, गुड्स को नहीं नोटिफाई किया गया है बेटा। तो गवर्नमेंट ने बच्चे कुछ सर्विसेज को सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में नोटिफाई किया गया है, जिसमें बेटा लायबिलिटी टू पे बेटा किसके ऊपर होगी? इको के ऊपर होगी। यानी बेटा अब बात समझो, बात समझो बेटी, मेरी बात सुनो, बात समझो बेटा। मुझे एक बात बताओ बेटा, नॉर्मली नॉर्मली लायबिलिटी बेटा किसकी होती है? नॉर्मली सरकार तक टैक्स पहुंचाने की जिम्मेदारी नॉर्मली बेटा हमेशा सप्लायर की होती है। फिर हमने 9(3) और 9(4) करा, जिसमें हमने कहा कि कुछ केसेस में लायबिलिटी सप्लायर के जगह लायबिलिटी किसकी होगी? रेसिपिएंट की। अब बेटा 9 सबसेक्शन 5 में कुछ सर्विसेज नोटिफाइड हैं, जिसमें जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी बेटा क्या नोटिफाइड है? कुछ सर्विसेज, गुड्स नोटिफाइड नहीं है, सर्विसेज बेटा। कुछ सर्विसेज नोटिफाइड हैं जिनके ऊपर जिन केसेस में ना सप्लायर की जिम्मेदारी है ना रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है, इंस्टेड जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी बेटा इको के ऊपर रखी गई है। मतलब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिम्मेदारी है जो प्लेटफॉर्म सप्लायर और रेसिपिएंट को कनेक्ट करने का काम करता है। बात समझना बेटा, बर्डन तो अभी भी बेटा किसके ऊपर पड़ेगा? रेसिपिएंट के ऊपर ही पड़ेगा। अब रेसिपिएंट क्या करेगा? पैसा दे देगा ओला को, इंक्लूडिंग जीएसटी। ओला क्या करेगा? वो जीएसटी जमा करवा देगा बेटा सरकार के खाते में।
मतलब जमा करवाने की जिम्मेदारी ना सप्लायर की है ना रेसिपिएंट की है, इंस्टेड बेटा जिम्मेदारी उस प्लेटफॉर्म की रखी गई है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को कनेक्ट करता है। बेटा बात समझ आई बेटा? बेटा इस केस में ना कुछ सर्विसेज नोटिफाइड, गुड्स तो है ही नहीं बेटा, सर्विसेज नोटिफाइड है। मेनली बच्चे तीन सर्विसेज नोटिफाइड है इसमें, लिखना। पहली है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस। अब मैं आपको ना पढ़वा भी देता हूं बेटा, ये देखो, ये देखो, तीन सर्विसेज नोटिफाइड है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस, सर्विस बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन होटल, गेस्ट हाउस एटसेट्रा, मतलब होटल की सर्विस, और सर्विस बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, जैसे प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग एटसेट्रा। तो बेटा एक बात सुनो, तीन सर्विसेज बेटा नोटिफाइड है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बेटा होटल गेस्ट हाउस में अकोमोडेशन प्रोवाइड करने की सर्विस, और हाउस कीपिंग की सर्विस। ये तीन सर्विसेज बेटा ऐसी हैं जिन पे जीएसटी जमा करवाने की जिम्मेदारी ना सप्लायर की होगी ना रेसिपिएंट की होगी, इंस्टेड बेटा इको की होगी। तो एक बार बताओ बेटा, ओला कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस। तो बेटा इको में लायबिलिटी टू पे किसकी आएगी? बेटा इको की आएगी। लायबिलिटी टू पे इको की आएगी। अच्छा बेटा एक बार बताओ, ओयो, ओयो बेटा कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? होटल गेस्ट हाउस की सर्विस। तो याद रखना ये भी कवर्ड है। तो लायबिलिटी टू पे, लायबिलिटी टू पे किसकी होगी बेटा? इको की होगी, मतलब ओयो की होगी, ना कि सप्लायर या रेसिपिएंट की। बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा मेक माई ट्रिप में बेटा मैंने फ्लाइट बुक कराई, तो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की सर्विस है। फिर से बताओ लायबिलिटी किसकी होगी? मेक माई ट्रिप की। अच्छा मैंने मेक माई ट्रिप के थ्रू बेटा होटल बुक करवाया, फिर से होटल की सर्विस है बेटा, लायबिलिटी किसकी होगी? मेक माई ट्रिप की होगी। तो याद रखना सिर्फ तीन सर्विसेज इस सब सेक्शन में क्या है? नोटिफाइड। गुड्स तो है ही नहीं बेटा, सर्विसेज तीन है जो नोटिफाइड है, जहां पर लायबिलिटी जमा करवाने की बेटा इको की आएगी। तो समझ आया बेटा? ये नॉर्मल केस होता है जिसमें लायबिलिटी सप्लायर की है। फिर हमने दो सबसेक्शंस करे जिनमें लायबिलिटी रेसिपिएंट की है। अब ये सबसेक्शन ऐसा है जिसमें ना सप्लायर की है ना रेसिपिएंट की है, बल्कि उस प्लेटफॉर्म की है जो सप्लायर और रेसिपिएंट को आपस में बेटा क्या करता है? कनेक्ट करता है। लो बेटा छोटा सा चैप्टर था बेटा, खत्म हो गया। लेकिन हाँ अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने वो नोटिफाइड सर्विसेज वगैरह, रिवर्स चार्ज की, वो सब अभी आपको नहीं बताया है। वो सब बेटा आगे जाके जब टाइम आएगा ना तब बताऊंगा बेटा आपको। अभी वो चीजें बता के बेटा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। सब बताओ बेटा क्लियर हुआ? ठीक है, कल से बेटा एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से बेटा सारा केस क्लियर हुआ। चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन